साथियों, जब मैं दावा करता हूं, व्हेन आई क्लेम कि 98.5% बॉडी is constituted by only those four elements: water, atmosphere. It is my commitment to prove it scientifically. जैसे अभी वरी की फसल खड़ी है, धान की, हरी है, ग्रीन फसल है, उसको आप काटिए, उसका वेट करिए, सपोज इट इज 100 kg। अब इस 100 kg हरी फसल को काटी हुई कड़ी धूप में सुखाइए, ड्राई इन फुल सनलाइट। पूरा ड्राइंग प्रोसेस समाप्त होने के उपरांत उसका सुखाने की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत जो सूखा हुआ पदार्थ मिलता है, ड्राइड बायोमास, वो होता है 22 kg। दैट मीन्स हमने 100 किलो लिया, 100 kg we have taken the green biomass. After drying process will be completed, we will get only 20 kg of the dried biomass. That means 78 kg lost. This is water. इसका मतलब है कि ये 100 kg में 78 kg पानी है, वाटर है, not given by human being, given by the God by means of the monsoon clouds. अभी क्या करें, ये जो 22 किलो सूखा बायोमास है, जैव भार है, वी कैन से इन दी जैव भार, ये 22 kg 22 किलो सूखा हुआ एक सीमेंट फ्लोर पर लीजिए और उसको जलाइए, बर्न इट। जलने के समय दो घटनाएं घटित होती हैं। एक तो धुआं निकलता है, स्मोक इज एमिटेड, और दूसरा ज्वालाएं, फ्लेम्स। ये स्मोक माने कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा से लिया था पत्तों ने, हवा में चला गया। ये नाइट्रोजन जो हवा से लिया था, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के माध्यम से हवा में चला गया। ये फ्लेम मीन्स सोलर एनर्जी, तेज महाभूत, जो सूरज ने लिया था सूरज की तरफ चला गया। एंड कॉस्मिक एनर्जी व्हिच इज टेकन फ्रॉम द कॉस्मोस, दैट मीन्स एंटायर यूनिवर्स हैज बीन गॉन टू द यूनिवर्स, रिटर्न बैक। అలాగే ఈ క్రమంలో इसका मतलब है पानी चला गया, हवा चला गया, ये सोलर एनर्जी चली गई, कॉस्मिक एनर्जी चली गई, यानी आप तेज वायु आकाश चार महाभूत निकल गए। सारी ज्वलन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जो बची रहती है वो है 1.3 किलो व्हाइट ऐश, सफेद राख। क्या बोलते हैं आप राख को? दैट मीन्स 98.5% इज लॉस्ट। 98.5% शरीर हवा पानी से बनता है, केवल 1.5% खनिज भूमि से लेते हैं। ऊपर से डालने का सवाल ही कहाँ पैदा होते हैं? कृषि वैज्ञानिकों, किसानों को गुमराह कर रहे हो। गलत है, गलत है, वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। दिमाग में से खाद निकाल दीजिए, खाद की कोई आवश्यकता नहीं। 1.5% जो भूमि से लिया जाता है वो है नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटैश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ये भूमि में है, भूमि महासागर है। जैसे जैसे भूमि के सतह से हम गहराई में जाएंगे
उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। ये गहराई की भूमि महासागर है। इंटरनल सॉइल इज ए अन्नपूर्णा एनरिच बाय ऑल न्यूट्रिएंट्स इन न्यूमरस क्वांटिटी। ये नीचे का महासागर ऊपर लाने का काम जीरो बजट खेती करती है। इसके लिए क्या करना है बाद में बताया जाएगा। साथियों, I would like to repeat again or remind again, forget manures and fertilizers. खादों को भूल जाइए। कोई भी खाद किसी भी जड़ का खाद्य नहीं है। हमें खाद नहीं चाहिए, हमें अनंत करोड़ जीवाणु का जामन चाहिए। साथियों, जब 1988 से लेकर 1988 से लेकर 2000 तक 12 साल मैंने ये अनुसंधान किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क किया। मेरे खेत में किया, जंगलों में किया, फॉरेस्ट में किया। इस निष्कर्ष में पहुंच गया कि सबसे बहुत ही बढ़िया अगर कोई भूमिका है, what a primer role has been given by the God. There are two elements. Number one, microorganisms and local earthworms. ये वानपामु 15 साल जीते हैं। निरंतर भूमि के अंदर छेद करते हैं, ऊपर आते हैं। जिन छेदों में से नीचे गए उस छेदों में से पुनः प्रवेश नहीं करते, दूसरा छेद करते हैं, ऊपर आते हैं। और नीचे का जो मिट्टी खाते हैं, रॉक मटेरियल खाते हैं, सैंड मटेरियल खाते हैं या लाइमस्टोन खाते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया खाते हैं। उनके आंत में, इंटेस्टाइन में एक पल्वराइजर होता है जिसके उसका ग्राइंडिंग होता है, और जो ऊपर आते हैं अपनी विष्ठा भूमि के सतह पर डाल देते हैं। साथियों, ये भूमि में छेद किया, खाते खाते नीचे गए, लोकल वानपामु। ये महासागर खाया, जब ऊपर आया नया छेद किया, ऊपर आया अपनी विष्ठा डाल दिया, दोबारा छेद किया, नीचे गया, ऊपर आया, विष्ठा डाल दिया। 24 घंटे 365 दिन नीचे ऊपर निरंतर उनका नीचे ऊपर आना चालू रहता है। और भूमि को अनंत करोड़ परार्ध जो छेद बनाते हैं, भूमि सारी सचेत बन जाती है। और बारिश का पानी, जब भी बारिश का पानी आता है, सारा एंटायर रेन वाटर ये पर्कुलेट होता है, इन छेदों में से अंदर जाता है। इंटरनल वाटर रिजर्वायर अंतर्गत जल स्रोत में उसमें संग्रहित हो जाता है। और आफ्टर रेनी सीजन विल बी कंप्लीटेड, दैट मीन्स मानसून विल रिटर्न बैक आफ्टरवर्ड, दैट रेन वाटर विच इज डिपॉजिटेड इन द इंटरनल वाटर रिजर्वायर इज कमिंग अप बाय मीन्स ऑफ द कैपिलरी फोर्स एंड इज विल गेट अवेलेबल टू द रूट जोन ऑफ एवरी प्लांट नेचुरली। रायलसीमा में गहरे अकाल होते हैं। विशाखापट्टनम, काकीनाडा और श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम, विजयनगरम में जहां बारिश पर निर्भर खेती है, अकाल पड़ते हैं। मराठवाड़ा में अकाल पड़ता है। किसानों के खेत में सारे पौधे सूखते हैं, जंगल के पेड़ पौधे नहीं सूखते, हरे भरे होते हैं, फलों से लदे बदे होते हैं। कहाँ से पानी लाते हैं? कौन खिलाता है? सारी व्यवस्था है, ईश्वर की सारी व्यवस्था है। ये सारा पानी छेदों में से अंदर डिपॉजिट होने के बाद ये सारा मॉइस्चर ऊपर आता है केशाकर्षण शक्ति के माध्यम से, कैपिलरी फोर्स के माध्यम से। और जब ऊपर आता है, ये सारे खनिज, नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटैश, कैल्शियम, सारे खनिज उसमें डिसॉल्व होते हैं। और जब बाष्प ऊपर आता है, ये सारे नीचे का महासागर जड़ों के पास डिपॉजिट होता है और केवल बाष्प ऊपर चला जाता है। साथियों, जब वानपामु, देश वाले वानपामु यानी केंचुए, ये नीचे जाकर ये महासागर खाते हैं, ऊपर आते विष्ठा डालते हैं।
लगातार ऊपर विष्ठा का स्तर इकट्ठा होता है। ये जो देशी केचुए यानी वानपामू की विष्ठा है, खाद्य तत्वों का महासागर है। देशी केचुओं के विष्ठा में मिट्टी से 7 गुना ज्यादा नाइट्रोजन होता है। 7 times more nitrogen the casting of the local earthworm is having। 9 times more फॉस्फेट होता है, यानी 9 गुना ज्यादा फॉस्फेट होता है। 11 गुना ज्यादा पोटेश होता है। 6 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। 8 गुना ज्यादा मैग्नीशियम होता है। 10 गुना ज्यादा गंधक होता है। सारे न्यूट्रिएंट अनेक गुना में मात्रा में होते हैं, अनेक गुना मात्रा में होते हैं। ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट भी अनेक गुना मात्रा में होते हैं। साथियों, इसका मतलब है अभी आपके समझ में आया होगा कि वानपामू की गतिविधियां, देशी केचुओं की गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर देशी केचुए नहीं होते, वानपामू नहीं होते, जंगल खड़े नहीं होते, जंगल खड़े नहीं होते। अगर वानपामू नहीं होते, देशी केचुए नहीं होते, वो अनंत छेद नहीं करते, बारिश का पानी भूमि में संग्रहित नहीं होता, ऊपर ऊपर बहकर बारिश के माध्यम से समुद्र में जा मिलता। The God has given the best role to these 2 elements, that is microorganisms and local earthworms। ये वानपामू तब तक काम नहीं करते जब तक उनको कार्य करने के लिए विशिष्ट सूक्ष्म पर्यावरण उपलब्ध नहीं होता। That means for the continuous activation of the local earthworm, it is very essential to create the microclimate here। और वो सूक्ष्म पर्यावरण निर्माण करने के लिए एक ही काम करना पड़ता है, भूमि के सतह पर आच्छादन करना पड़ता है, मल्चिंग करना पड़ता है, खोदके करना पड़ता है। साथियों, इसका मतलब है अगर हमें 0 बजट खेती करना है तो 2 लोगों को काम में लगाना पड़ेगा। ये कौन कौन है 2? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं और सरकार नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नहीं, ये दोनों काम में लगाना है। अब इसको काम में कैसे लगाना है बताऊंगा मैं। अगर ये सूक्ष्म पर्यावरण उपलब्ध नहीं होता, ये माइक्रो क्लाइमेट वहां क्रिएट नहीं होता, वानपामू, देशी केचुए काम नहीं करते, जहां नमी है भूमि के अंदर समाधि लेकर सो जाते हैं। अगर उनके गतिविधियों का हमें उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, इसका मतलब है उनकी समाधि हमें भंग करना है और उनको काम में लगाना है। और उसके समाधि भंग करने का काम हमारे देश वाली अव का पेड़ा करता है, देशी गाय का गोबर करता है। जब आप जीवामृत डालते हैं, तीसरे दिन जाकर देखिए, जीवामृत डालने के पहले कितना भी खोदिए आपको वानपामू नहीं मिलेगा, देशी केचुआ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जीवामृत डालते, आच्छादन करते, तीसरे दिन जाइए, मिट्टी में हाथ डालिए, अपने हाथ में अपने आप वानपामू आएंगे। कैसे देखिए, अपने आप आएंगे। कहाँ से आएंगे मालूम नहीं, अपने आप आएंगे। साथियों, यहाँ बैठे हुए जो 0 बजे खेती करते हैं, जो ऑर्चर्ड करते हैं, वो बताएंगे आपको कि क्या चमत्कार होता है। वो बताएंगे कितना भी भूमि खोदिए, ये वानपामू नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, रासायनिक खेती में नहीं मिलेगा। लेकिन 0 बजे खेती में अरे जहां भी हाथ डालेंगे अपने हाथ में वानपामू आएंगे। मित्रुलारा, कहां से आएंगे मालूम नहीं, आएंगे जरूर, आएंगे जरूर। देशी गाय के गोबर से बना हुआ जीवामृत जैसे ही आप यहाँ डालते हैं भूमि के सतह पर या पानी के साथ देते हैं, तो वो जीवामृत से गंध संकेत पूरी भूमि में फैलने लगते हैं। The variable wavelength messages are spread out inside the soil। और जैसे गंध संकेत इसको टच करता है, ये अपनी समाधि भंग करता है और सीधा ऊपर आता है और काम करने लगता है। आप बोलेंगे कैसे संभव है, ये क्या है, उसको कैसे मालूम पड़ता है जीवामृत का है, वो कैसे समाधि भंग करता है। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। आपके घर में एक रूम है, रूम के ऊपर एक खिड़की है 8 फीट ऊंचाई पर। उस खिड़की में ये बेलम रख दिए, बेलम बोलते हैं ना, गुड़, क्या बोलते हैं, गुड़ रख दीजिए और घूमने चले जाइए।
4 घंटे के बाद जब आएंगे आपको मालूम पड़ेगा अपने घर के सामने से बहुत बड़ी एक कतार लाइन गुड़ तक लगी है। कौन सी? चिट्ठियों की। किसकी लगी है? एंड की लगी है। उनको कैसे मालूम? क्या दूरदर्शन में समाचार पढ़ा था? क्या न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वहां बेल ला रखा है, महाप्रसाद लेने के लिए जाइए? उनको कैसे मालूम हुआ? इसका मतलब है बेल्लम से गंध संकेत फैल गए, जैसे उनको मिले वो वहां तक चले गए। उसी तरह जब जीवामृत डालते गंध संकेत फैलते, जैसे ही गंध संकेत मिलता है डायमेंसी ब्रेक होती है, सुप्तावस्था खत्म होती है और समाधि भंग करके ऊपर आता है, काम करने लगता है। इसका मतलब है कि अगर आपको देशी वानर पामों को काम में लगाना है, केंचों को काम में लगाना है, 2 बातें करनी होगी। जीवामृत का उपयोग करना होगा और दूसरा भूमि को क्या करना होगा? आच्छादन से ढकना होगा। साथियों, just elaborate this point again. हम भूमि के बारे में बात करते हैं, लैंड के बारे में, लैंड माफिया। ये भूमि बहुत फर्टाइल है, 10 लाख रुपए उसकी कीमत 1 एकड़ की। ये भूमि कम फर्टाइल है, उसकी 4 लाख रुपए। यानी लैंड की जो प्राइस है, भूमि की जो कीमत है, वो उसकी फर्टिलिटी पर निर्भर होती है। इसका मतलब है फर्टिलिटी मीन्स उर्वरा शक्ति, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? उर्वरा शक्ति कहते हैं। इसका मतलब है అంటే దిగుబడి శక్తి। हमारी भूमि जितनी फर्टाइल उतनी उसकी कीमत। हमारे भूमि में जितनी ज्यादा फर्टिलिटी होगी, उपजाऊपन होगा, उर्वरा शक्ति होगी, उतनी हमें ज्यादा उपज मिलेगी। बिकॉज प्रोडक्शन इज इक्वल टू फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। लाखों सालों से हमारे भूमि में संग्रहित हुई उर्वरा शक्ति जब तक थी तब तक रासायनिक कृषि में हमारी उपज बढ़ती गई। जिस समय उर्वरा शक्ति खत्म हो गई तो उपज भी घटती गई। आज ये स्थिति है, भूमि में उर्वरा शक्ति है नहीं, उपज घट रही है। अभी हमें एक सत्य मालूम पड़ा कि जितनी ज़्यादा फर्टिलिटी भूमि की होती है उससे उतना ही उपज ज़्यादा मिलती है, प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब है अगर हमें उपज बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो फर्टिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। ये भूमि को फर्टिलिटी देने वाला कौन सा तत्व है? वो है ह्यूमस। मैंने उसको नाम दिया है हिंदी में जीवन द्रव्य। इसका मतलब है ह्यूमस इज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इसका मतलब है कि अगर हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना है, उपज बढ़ाना है, तो फर्टिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। अगर फर्टिलिटी बढ़ाना है, उर्वरा शक्ति बढ़ाना है, तो हमें ह्यूमस की निर्मिति बढ़ाना पड़ेगा। अब ह्यूमस कैसे निर्माण होता है मैं बताऊंगा। ये ह्यूमस इज क्रिएटेड बाय डीकम्पोजिशन, विघटन क्रिया ऑफ बायोमास or straw mulching, straw. Humus is created by the decomposition of the biomass, that means straw, that means waste of the agriculture. फसलों के जो अवशेष है उसके विघटन से ह्यूमस की निर्मित होते हैं। और ये ह्यूमस निर्माण करने वाले अनंत करोड़ जीवाणु होते हैं, microorganisms. There are so many beneficial effective microorganism species which are responsible for the humus creation. इसका मतलब है कि अगर हमें ह्यूमस निर्माण करना है तो 2 बातों की आवश्यकता है। जो फसलों के अवशेष है वो आच्छादन के रूप में डालना है, मल्चिंग के रूप में डालना है, उसको जलाना नहीं है, और इन जीवाणु का कल्चर डालना है। एक ही है बस। वरी वाले कौन है? वरी, यल्ला यल्ला। बस वरी काटने के बाद आप क्या करते हैं? जलाते हैं। हाँ, अब अगर वो जलाते हैं तो ह्यूमस की निर्मित होती है क्या? नहीं होती। तो आपका नुकसान कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हो, आप ही कर रहे हो।
ये किसने बताया? यूनिवर्सिटी वालों ने बताया, कृषि वैज्ञानिकों ने। जलाई मत, जलाई मत। जैसे ही धान की फसल कटती है, रोटावेटर से उसको मिट्टी में मिला दीजिए, बस हो गया काम, बस हो गया। साथियों, काष्ठ पदार्थ जो हमें फसलों के अवशेष मिलेंगे, उसका उपयोग मल्चिंग के करना है। और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीवाणु है, उसका जामन कल्चर हमें भूमि में डालना है। जब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सूक्ष्म जीवाणु का कल्चर हमें डालना पड़ेगा, तो कौन सा कल्चर बहुत बढ़िया है, इस पे खोज में मैं लगा रहा। हमारे देश में देशी गाय की 36 नस्लें बहुत बढ़िया हैं। उनमें आपकी ओंगोल है। ये 36 नस्लों के गोबर गोमूत्र को मैंने प्रयोगशाला में परीक्षण किया। इतना ही नहीं, देशी बैलों के गोबर गोमूत्र का प्रयोगशाला में परीक्षण किया, भैंस के गोबर गोमूत्र का भी परीक्षण किया। इतना ही नहीं, ये जर्सी होल्स्टीन है, उसका भी गोबर गोमूत्र का मैंने प्रयोगशाला में परीक्षण किया। लगातार 3 साल के परीक्षण के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सबसे बढ़िया अगर कोई जामन है, कल्चर है देशी ये अपने अनंत करोड़ जीवाणु का, वो है देशी वाली आव पेड़ा यानी देशी गाय का गोबर। 1 ग्राम देशी वाली आव पेड़ा में, 1 ग्राम देशी गाय के गोबर में मुझे लगभग 300 करोड़ से लेकर 500 करोड़ 3000 मिलियन टू 5000 मिलियन अत्यंत उपयुक्ति जीवाणु की संख्या मिली है। लेकिन जर्सी होल्स्टीन के 1 ग्राम गोबर में 70 लाख के ऊपर काउंट नहीं मिला। उनमें भी मैक्सिमम महत्तम पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे जो हानिकारक बीमारियां फैलाते हैं। इसका मतलब है कि देश वाली आव का पेड़ा यानी देशी गाय का गोबर सबसे बढ़िया कल्चर है। इस निष्कर्ष पर मैं पहुंच गया। फिर सवाल खड़ा हुआ, कितना गोबर चाहिए देशी गाय का 1 एकड़ के लिए? फिर मैंने उस पर अनुसंधान चालू कर दिया। 1 एकड़ में 1000 kg लिया पानी के साथ घोल बनाकर, दूसरे 1 एकड़ में 900 kg लिया, तीसरे एकड़ में 800 kg लिया, 700 kg, 600, 500, 400, 300, 200, 180, 160, 140, 120, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 एंड इंटू 1 अब 1 किलो तक। ये सारे अलग अलग क्षेत्र में 5-10 गुंठे के प्लॉट में अलग अलग मात्रा में लिए। 1981 से लेकर 1984 तक ये सारे परीक्षण के और इसके रेप्लिकेशन भी लिए, मात्रा बदल दी 3 साल तक। अंत में मालूम पड़ा 0 बजट खेती करना है। 1 एकड़ में आपको 1000 किलो गोबर की आवश्यकता नहीं, 900 किलो की नहीं, 500 किलो की नहीं, 50 किलो की भी नहीं, 20 किलो की भी नहीं, केवल 10 किलो गोबर 1 एकड़ के लिए चाहिए। महीने में एक बार पर्याप्त है। महीने में एक बार 10 किलो गोबर देशी गाय का 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 11 किलो की आवश्यकता नहीं। अगर 1000 किलो गोबर डालने से आपको 20 क्विंटल वरी मिलती है, अगर वही 20 क्विंटल वरी 10 किलो से गोबर से भी मिलती है, तो 1000 क्यों डाले, मेरा सवाल है। साथियों, 10 किलो देशी गाय का गोबर 1 एकड़ के लिए महीने में एक बार पर्याप्त है। इससे अधिक कोई आवश्यकता नहीं है। मैं और दोबारा दोहरा रहा हूं। एक और मैं कहता हूं कि कोई भी खाद, कोई भी गोबर जड़ों का खाद्य नहीं है, फसलों का खाद्य नहीं है। और मैं यहाँ 10 किलो की बात कर रहा हूं, ये कैसे आपके मन में सवाल होगा। ये जो मैं 10 किलो की बात कर रहा हूं, ये खाद के रूप में नहीं है, ये जामन के रूप में कर रहा हूं, जोरन के रूप में कर रहा हूं, कल्चर के रूप में कर रहा हूं, अनंत करोड़ जीवाणु के कल्चर के रूप में। मैं उदाहरण देता हूं। 200 लीटर दूध है हॉल,
200 लीटर दूध में शाम को हमारी माता पत्नी 1 चमचा दही डालती है, कर्ड डालती है तोड़ू के रूप में। अब 1 चमचा दही में कितने जीवाणु? 500 करोड़ लैक्टोबैसिलस। लेकिन दूसरे दिन सुबह देखोगे 250 लीटर दूध का क्या बनता है? दही बनता है। कितने जीवाणु बढ़ गए? परार्ध करोड़। हमारे साथी विजय भटकर का सुपर कंप्यूटर बंद हो जाएगा, नहीं माप सके इतने जीवाणु। इसका मतलब है 200 लीटर दूध के लिए तोड़ू के रूप में, जामन के रूप में अगर 1 चमचा दही चाहिए तो 1 एकड़ के लिए तोड़ू के रूप में, जामन के रूप में केवल कितना गोबर चाहिए? 10 किलो चाहिए बस। तोड़ू। साथियों, एक देश वाले आऊ, एक देशी गाय एक दिन में औसतन 11 किलो गोबर देती है। एक देश वाली बैल एक दिन में औसतन 13 किलो गोबर देता है, 13 kg। और एक यमदूत यानी बफेलो भैंस एक दिन में औसतन 15 किलो गोबर देता है। वन देशी काऊ वन डे 10 kg dung for 1 acre। महीने में एक बार डालना पड़ता है। इसका मतलब है वन देशी काऊ 30 डे डंग फॉर कितने दिन, कितने एकड़ के लिए? 30 एकड़ के लिए। साथियों, कोई खाद किसी भी जड़ का खाद्य नहीं होता। दिमाग में से खाद निकाल दीजिए। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट फेंक दीजिए बाहर निकाल कर। गोबर का खाद बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। रासायनिक खाद, माइक्रोन्यूट्रिएंट फेंक दीजिए। केवल एक गाय पालिए और 10 एकड़ की, 30 एकड़ की खेती करिए। केवल एक गाय पालिए। और तेलंगाना में हर किसान के पास गाय है, देश वाली आऊ है, सवाल नहीं है। तेलंगाना में बहुत बढ़िया काम हो सकता है, लेकिन रायलसीमा में नहीं है, आंध्र में नहीं है। लेकिन जहाँ है वहाँ से उनको दे सकते हैं। इसका प्रबंध भी हम कर देंगे। किसके पास देशी आऊ है, देशी गाय है? हाथ ऊपर कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जिनके पास देशी आऊ नहीं है वो विदेशी मैडम है, हाथ ऊपर करिए। जैसी होल्स्टीन, जो माँ खतरनाक प्राणी है। अच्छा अच्छा, आप नहीं? ओ जैसी होल्स्टीन, ठीक है। जहां नहीं है, जहां है वहां से प्रबंध करेंगे। तेलंगाना में बहुत गाय है, विदर्भ में बहुत देशी गाय है, मराठवाड़ा में बहुत देशी गाय है, उत्तर कर्नाटका में बहुत देशी गाय है, बुंदेलखंड में लाखों गाय हैं, सौराष्ट्र में लाखों करोड़ों गाय हैं, राजस्थान में लाखों करोड़ों गाय हैं। गाय की कमी नहीं है। केवल हमें 3.25 करोड़ गाय चाहिए। हमारे पास 8 करोड़ गाय है, यानी आवश्यकता से दुगुनी गाय है। गाय प्रॉब्लम नहीं है, केवल सपोर्ट और सप्लाई स्कीम खड़ी करना ये प्रॉब्लम। साथियों, अभी महाराष्ट्र सरकार ने देशी गाय को काटने का प्रतिबंध किया है, कानून बनाया है। महाराष्ट्र में देशी गाय को काटना गुनाह है, शिक्षा है उसके लिए। तालियां मत बजाइए, तेलंगाना में अभी नहीं हुआ है, तेलंगाना में अभी नहीं हुआ है। हाँ। तो we have to pressurize the government. They have to take the decision. It is very essential. Otherwise, the agriculture sector will not survive. It is very essential to pressurize the government. अभी पटना में एक दिन की कार्यशाला हुई थी मेरी, पटना सरकार ने लिया था। दिन भर मेरा भाषण हुआ। वहाँ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड लाइफ स्टॉक एनिमल हाजिर थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे, कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चर थे, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर थे और साइंटिस्ट थे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के, एनजीओ के प्रतिनिधि थे। दिन भर सुना। सारे टॉप मोस्ट ऑफिसर की वहां उपस्थित 300 थी।
एक वैज्ञानिक खड़ा हुआ, बोले सर अगर ये पुरानी बूढ़ी गाय है वो तो देती कुछ नहीं, केवल खाती है, हम उनको पोसे क्यों? ये सवाल उन्होंने मुझे पूछा। एक गलत सवाल है, एक गलत सोच है ख्याल में रहे। ये बूढ़ी गाय कभी भार नहीं होती, ख्याल में रहे। उल्टा 0 बजट खेती में ये बूढ़ी गाय का गोबर सबसे बढ़िया काम करता है, सबसे बढ़िया काम करता है। अगर आप देश वाली बूढ़ी गाय को 10 किलो चारा खिलाते हैं, ड्राइड, सूखा हुआ, 48 घंटे के उपरांत आफ्टर 48 आवर्स पूरा 10 kg बाहर निकलता है, गोबर और गौमूत्र के माध्यम से। इसका मतलब है बूढ़ी गाय को जितना खिलाया उतना ही बाहर निकला, जो गोबर आया उसमें अनंत करोड़ जीवाणु बोनस के रूप में मिले। साथियों, बूढ़ी गाय कभी भार होती है क्या? ये लोग मूर्ख है जो इस तरह की बातें करते हैं। देशी गाय के गोबर गौमूत्र पर मैंने बहुत अनुसंधान किया और कुछ निष्कर्ष मुझे मिले जो आपके सामने प्रस्तुत करना मैं अच्छी बात समझता हूँ। पहला निष्कर्ष मिला, जो गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है उसका गोबर गौमूत्र कम प्रभावी होता है। जो गाय कम से कम दूध देती है उसका गोबर गौमूत्र सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि एक प्रकृति का कानून है, क्वांटिटी डिक्रीजेस क्वालिटी, क्वालिटी डिक्रीजेस क्वांटिटी। अगर आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो दर्जा घटेगा, दर्जा बढ़ाना चाहते हैं तो उत्पादन घटेगा। ज़्यादा दूध देने वाली गाय अपनी सारी ऊर्जा दूध बढ़ाने में खर्च करती है, गोबर गौमूत्र में ऊर्जा कम आती है। इसलिए अधिक दूध देने वाली गाय का गोबर गौमूत्र कम दर्जे का होता है, कम प्रभावी होता है। लेकिन जो गाय कम दूध देती है उसकी सारी ऊर्जा गोबर गौमूत्र की तरफ जाती है, क्योंकि दूध विकास के लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। बूढ़ी तो दूध भी नहीं देती, तो बूढ़ी गाय की सारी ऊर्जा गोबर गौमूत्र के डेवलपमेंट में खर्च होती है। इसका मतलब है बूढ़ी गाय जो कुछ काम नहीं करती लेकिन बहुत बढ़िया काम करती है, हमें गोबर गौमूत्र अद्भुत देती है। दूसरा निष्कर्ष मिला वो बहुत महत्वपूर्ण है। देशी गाय का गोबर जितना ताजा उतना अच्छा। हाउ मच फ्रेश द देशी काउ डंग इज बेटर। लेकिन गौमूत्र जितना पुराना उतना बढ़िया। इसका मतलब है कि देशी गाय का गौमूत्र हम हजारों साल तक सुरक्षित रख सकते हैं। अभी ये निष्कर्ष पर तो मैं पहुंच गया कि 10 किलो गोबर से काम हो जाता है, लेकिन जब 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर मिलाया और उसका जीवामृत बनाकर प्रयोग किया, फसल अच्छी आई लेकिन चमत्कार नहीं मिला। और ये युवा किसान, यूथ जो फोर्स है हमारे किसानों का, वो चमत्कार चाहता है। तो मैंने सोचा चमत्कार करने के लिए जीवाणु की संख्या बढ़ाना चाहिए। अगर जीवाणु की संख्या बढ़ाना है तो मुझे एक फंडामेंटल साइंस का तत्व मालूम पड़ा कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से, किण्वन क्रिया से जीवाणु की संख्या बढ़ती है। तो मैंने सोचा अगर किण्वन क्रिया हमें कार्यान्वित करनी है तो मीठा पदार्थ डालना ही पड़ेगा, क्योंकि किण्वन क्रिया को गति देने का काम मीठा पदार्थ करता है। फिर मैंने मीठे पदार्थ का प्रयोग चालू कर दिया। 1 एकड़ से लेकर 10 किलो तक, 1 किलो से लेकर 10 किलो तक मैंने ये चीनी का उपयोग किया। चीनी माने शुगर, व्हाइट शुगर। गुड़ का उपयोग किया, बेल्लम का। बाद में गन्ने के टुकड़े का उपयोग किया, गन्ने के रस का उपयोग किया। साथ में मीठे फलों का गुदा का उपयोग किया, पल्प ऑफ द स्वीट फ्रूट। एंड आल्सो वी हैव यूटिलाइज्ड द वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ द कोकोनट वाटर आल्सो।
शहद का उपयोग भी किया अलग अलग क्वांटिटी में। अंत में मालूम पड़ा शहद का उपयोग करना महापाप है, शहद खाना भी महापाप है, क्योंकि ये मधुमक्खियाँ हनी बीज एक दिन में 18 किलोमीटर घूमती हैं, 30,000 फेरे फूलों में लगाते हैं और फूलों में से मकरंद इकट्ठा करती हैं, नेक्टर उठाती हैं, अपने आंत में उसका संस्कार करती है और जो शहद बनाती है, मध बनाती है, मानव के उपयोग के लिए नहीं, भूमि में डालने के लिए नहीं, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उनके काम करी माखियों को खिलाने के लिए और रानी माँ को खिलाने के लिए करती है। मकरंद इकट्ठा करते करते भगवंत ने उनको बहुत बढ़िया काम दिया है, वो है पराग सिंचन का, पॉलिनेशन का। क्योंकि अगर मधुमक्खियाँ नहीं होते तो हमें दाने खाने को नहीं मिलते। पराग सिंचन का काम 80% pollination has been given by the honeybees. So it is a great role God has given to the honeybees to pollinate the flowers. और जो मधुमक्खियाँ मध बनाती है अपनी रानी माँ को खिलाने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए और काम करी मक्खियों को खिलाने के लिए, मानव के लिए नहीं बनाती, मानव के लिए नहीं बनाती। जब 10 किलो मध खाती है, 1 किलो मोम बनता है, उनके घर केवल मोम से बनते हैं। और जब आप ये मध खाओगे, किसी का हक छीनोगे, वो खाली पेट मरेगी, पाप आपके मत्थे चढ़ेगा, ये ख्याल में रहे। और सारे लोग मधुमक्खियाँ को मारने के लिए दौड़ रहे हैं, वो मध निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं, अगली पीढ़ियों को भूखे रखना चाहते हैं, क्योंकि सारी मधुमक्खियाँ मर जाएंगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो दाने नहीं भरेंगे, दाने नहीं भरेंगे तो उपज नहीं मिलेगी। मध खाना महापाप है, मध खाना बंद करे, मध का उपयोग बंद करे। और ये व्हाइट शुगर इज ए स्लो पॉइजन, ये जो सफेद शुगर है वो स्लो पॉइजन है, जहर है, कोई फायदा नहीं उसका, बल्कि बीमारियां पैदा करता है। नेचुरली ग्रोन शुगर केन से, प्राकृतिक खेती से पैदा हुआ गन्ना चरकू, अगर उसका गुड़ बनाते हैं, वो गुड़ दिव्य औषध है, बहुत ही बढ़िया दवा है। अगर शुगर खाओगे डायबिटीज होगा, अगर नेचुरली ग्रोन बेल्ला खाओगे, गुड़ खाओगे, जिसको डायबिटीज है उसका डायबिटीज दुरुस्त हो जाएगा। तो फार्मूला बन गया, 200 लीटर पानी में 5 से 10 लीटर गोमूत्र, 10 किलो गोबर और 1 किलो गुड़ अथवा 1 किलो देशी अपने मीठे फलों का गुदा पल्प अथवा 10 किलो गन्ने के टुकड़े अथवा 4 लीटर गन्ने का रस अगर डालते हैं तो बढ़िया काम हो जाता है। फर्मेंटेशन बहुत तेजी से बढ़ता है और जीवाणु की संख्या बहुत विकराल गति से बढ़ने लगती है। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस विद इन 20 मिनट्स, यानी जैसे ही किण्वन क्रिया शुरुआत होती है 20 मिनट में जीवाणु की संख्या दुगुनी होती है और 48 घंटे में परार्धक कोटि होती है, परार्धक कोटि होती है। अब जीवाणु की संख्या तो बढ़ गई, एक समस्या आ पड़ी, जितने जीवाणु बढ़ेंगे उनके काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, कैसे ऊर्जा उपलब्ध करें, एक बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने प्रस्तुत हुई। एक बात तो मुझे मालूम थी कि प्रोटीन में बहुत ऊर्जा पड़ी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। इसका मतलब है 1 ग्राम प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट से दुगुनी ऊर्जा होती है। तो सोचा क्यों ना हम प्रोटीन का उपयोग करें, और प्रोटीन तो दलहन में होता है, पप्पू धान्य में होता है, तो मैंने सोचा क्यों न पप्पू धान्य का आटे का उपयोग करें। फिर मैंने बेसन का उपयोग चालू कर दिया 1 किलो से लेकर 10 किलो तक। और जैसे ही जीवामृत बनाया, उसका उपयोग किया, अलग अलग स्थिति में एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग फसलों पर 3 साल तक उसका ट्रायल लिया और चमत्कार मालूम पड़ा, चमत्कार मालूम पड़ा। लगातार 12 साल के अनुसंधान के बाद मेरे हाथ में एक अद्भुत कल्चर आ गया जिसको मैंने नाम दिया जीवामृतम।